अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी एनिमेशन का बैकग्राउंड हटा दें और बगैर बैकग्राउंड के देखें पूरा एनिमेशन, तो कैसे अजीब सा लगेगा वो दिखने में। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हैंड ड्रॉन एनिमेशन में हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि कैरेक्टर तो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना है, तो ज़ाहिर है थोड़ी डिटेल कम करनी पड़ती है, लेकिन बैकग्राउंड क्योंकि रुकाव है, एक ही बार पेंट करना होता है, तभी उसमें बैकग्राउंड आर्टिस्ट ज़्यादा डिटेल देते हैं। क्योंकि ये एनिमेशन कोर्स है तो मैं इसमें पेंटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, बैकग्राउंड की पेंटिंग अलग टॉपिक है। खाली हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड पेंटिंग का और उसका एनिमेशन से ताल्लुक़ क्या है। सबसे पहले हम थंबनेल्स टेस्ट करते हैं, यानी रफ स्केचेस, बहुत ही लाइट, जिसमें हम वैल्यूज़ डाल के देख सकें कि किस तरह लगेगा बैकग्राउंड फुल पेंट होने के बाद। थंबनेल के बाद जो सीन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस पर आप स्केचिंग करें उसकी, फिर उसमें आप कलर भरें और फिर कलर के बाद शेडिंग करें। बिल्कुल जिस तरह कैरेक्टर को पेंट करते हैं बैकग्राउंड पेंटिंग का यही प्रोसेस होता है, मगर थोड़ा इसमें रैंडम आप ज़्यादा हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन ज़्यादा डालने होते हैं और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। थोड़ी नहीं, यानी बहुत ही ज़्यादा लगती है। कैरेक्टर पेंटिंग से ज़्यादा मेहनत लगती है बैकग्राउंड आर्ट में। अच्छे बैकग्राउंड के लिए पर्सपेक्टिव का पता होना ज़रूरी है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम बर्ड आई व्यू एंड वार्म आई व्यू। मैं मुख्तलिफ 3D शेप्स इस्तेमाल करता हूँ पर्सपेक्टिव के लिए, उसमें मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। मैंने एक चैनल देखा था स्पेस गूस, उस पर मैंने देखा था कि मुख्तलिफ वो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहा था अपने रेफरेंसेस के लिए, तो उससे मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिली। मैंने कहा हाँ भाई ऐसा भी होता है। मैंने 3D भी सीखना शुरू किया, थोड़ा बहुत बेसिक, और अक्सर बैकग्राउंड मैंने ऐसे ही बनाए जिसमें मैं 3D मॉडल बेसिक बना दिए बहुत ज़्यादा, उनको पेंटिंग के लिए बाद में यूज़ किया मैंने। फ़ायदा उससे मुझे ये हुआ कि पेंटिंग में फिर मुझे पर्सपेक्टिव के मसले नहीं होते, और बेसिक 3D आप भी सीख लें अगर आप चाहते हैं कि पेंटिंग के दौरान आप सही पर्सपेक्टिव में चीज़ें बना सकें। लेकिन फिर मैंने एनिमेशन में नोट किया कि यार कुछ जापानीज़ एनिमेशन में वो लोग 3D बैकग्राउंड भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा यार अब मैं 3D डायरेक्ट उठा के कुछ कुछ सीन में यूज़ किया करूँगा। तो मैंने 3D मॉडलिंग मज़ीद बेहतर तरीके से समझी, और मैं अक्सर अपने एनिमेशन में 3D बैकग्राउंड रेंडर करके यूज़ करता हूँ। तो 3D बैकग्राउंड होता है मेरे कभी कभी, और उस पर मैं 2D कैरेक्टर डालता हूँ। पेंटिंग करने से पहले कभी कभी मैं ये भी करता हूँ कि पेंट कर लिए रफ़ कलर्स बहुत ज़्यादा, और उन कलर्स को आपस में देखा कि हाँ भाई ये कलर आपस में मैच कर रहे हैं, तो जब कलर्स की मुझे पसंद आ गई तो उनको मैं अपने आर्ट में अप्लाई करता हूँ। चलते फिरते अगर आप किसी लाइन में लगे हुए हैं, सौदा ले रहे हैं या बाहर जो भी काम कर रहे हैं, तस्वीरें लेते रहा करें। मैं तो जब मौका देखता हूँ कोई ना कोई तस्वीर खींच लेता हूँ बाहर की, क्योंकि आपको पता है हर मुल्क अपने हिसाब से बैकग्राउंड बनाते हैं। जापान वाले और अमेरिका वाले न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स वगैरह दिखाते हैं, तो हमें भी अपना बैकग्राउंड गौर से देखना होगा कि कराची की रोडें कैसी हैं, या फिर आप इस्लामाबाद में हैं तो वहाँ देखें दरख्त आ रहे हैं और रोड्स किस तरह से आ रही है। तो तस्वीरें खींच के आप अपने पास महफूज रखें, ताकि जो लोकेशन आपको दिखानी है वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स आपके पास मौजूद हों और आपको पेंट करने में आसानी हो। वैसे रैंडम पेंटिंग करना तो मज़ेदार काम होता है, लेकिन एनिमेशन के बैकग्राउंड पेंट करते वक्त एक चैलेंज ये आ जाता है कि बैकग्राउंड को कंसिस्टेंट रखना, कलर वाइज, और पूरे घर के शेप जहन में रखना होता है। 3D होता है तो आसानी हो जाती है, 2D है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सारे सीन सेम लगे। मिसाल के तौर पे ऐसा ना हो कि एक सीन में बैकग्राउंड का स्टाइल कुछ और लग रहा है और अगले सीन में स्टाइल एकदम ही चेंज हो गया कलर्स के साथ। हर सीन एक कंसिस्टेंट थीम में रहना चाहिए उस एनिमेशन के आर्ट स्टाइल के हिसाब से, और अगर आर्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपना एनिमेशन पुराना ज़माने का दिखाना चाह रहा था एक सीन में, तो 1990 का, पता नहीं, बहुत पुराना। उसमें मैंने क्या किया कि पेंट बैकग्राउंड जितने थे वो कागज़ पे किए, यानी डिजिटली नहीं, अपनी स्केचबुक पे सारे बैकग्राउंड्स वो मैंने पेंट किए थे। उसमें मैंने कैरेक्टर डाल के इस तरह फ़िल्टर्स वगैरह लगाए कि वो दिखने में थोड़ा पुराने ज़माने का एनिमेशन लग रहा था। तो इसलिए किया मैंने ऐसा आर्ट स्टाइल चेंज, क्योंकि मुझे पुराने ज़माने का सीन दिखाना था। तो आप अपने सीन्स के हिसाब से अपने बैकग्राउंड और कैरेक्टर का आर्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मज़ीद इंस्पायरेशन लें। बैकग्राउंड का एक बहुत अहम किरदार होता है एनिमेशन में। अक्सर कैरेक्टर चुप होता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड, लाइटनिंग और सीन देख के अंदाज़ा हो जाता है कि सीन की फीलिंग्स क्या है। सीन में कैरेक्टर की आवाज़ नहीं आ रही होती, मगर पता चल जाता है कि वो इस वक्त क्या फ़ील कर रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड और आर्ट स्टाइल की वजह से। तो जो लोग कमेंट्स में बहुत बेताब थे कंपोजिटिंग की क्लास कब आ रही है, तो अगली क्लास से हम कंपोजिटिंग स्टार्ट करेंगे। कंपोजिटिंग के एपिसोड थोड़े ज़्यादा होंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैरेक्टर और बैकग्राउंड को कैसे मिलाते हैं, डायलॉग्स कैसे डालते हैं, और मज़ीद इस बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन। शुक्रिया।